गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए रेडी हैं सभी लोग। चलिए कह रहा है बौद्ध प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस की गई थी। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की जो रचना की गई है वो आपकी किसमें की गई है। यहां पर आंसर लॉक करना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिए भाई। अगर 1 मिनट यहाँ पर हम समय देते हैं तो 1 मिनट से ज़्यादा आपको समय स्पीड में पढ़ा भी देंगे, है ना। तो चलिए प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। 51 का ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी, आपके पाली मठ में, अर्थात जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे, यहाँ पर 52 नंबर में। तो देखिए 52 की अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर समुद्रगुप्त को कहते थे। याद रखिए समुद्रगुप्त को कहते थे और समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दोहित्र कहा गया है, अर्थात लिच्छवी कन्या से उत्पन्न। लिच्छवी दोहित्र मतलब होता है लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया है कि शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था। चलिए शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था। यहाँ पर देखिए आपका 53 का जो ऑप्शन है राइट क्या हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में आपकी कह सकते हैं आप लोग कंफ्यूज थोड़ा हो सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दीजिए। आप लोग 100% इसका सही जवाब लगा सकते हो, लेकिन जल्दीबाजी में ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। लगभग 50% लोगों से जल्दीबाजी में ये जो क्वेश्चन है वो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या आंसर हो जाएगा। चलिए सबका जवाब आ रहा है डी नंबर। बहुत अच्छे। यहाँ पर हमने देखो प्रयास आप लोगों को किया, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर संस्था था जो आपके कह सकते हैं ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिए दक्षिण भारत के सूबेदार आपके नियुक्त किए गए थे और शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया गया था। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट करिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है कि अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में उगाने के लिए मजबूर करते थे। तो ये बताइएगा कि किस चीज को उगाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 54 नंबर में। चलिए आपको दिया है जूट, चाय, गन्ना और गेहूं। नील तो आपको ऑप्शन में दिया नहीं है। अगर नील दिया होता तो आप तुरंत जवाब दे देते, लेकिन याद रखिएगा कि असम में चाय उगाने के लिए मजबूर करते थे। तो यहां पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, क्या चाय इसका आंसर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। क्लियर है। और अगर पूछे गन्ना के लिए कहां पर प्रयास करते थे, तो आपके गन्ना के लिए संयुक्त प्रांत में, मद्रास में चावल के लिए मजबूर करते थे, बंगाल में जूट उत्पादन के लिए मजबूर करते थे। याद रखिए तो जहां पर ज्यादा जिस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं उन्हीं की देन है और इसीलिए इतना प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी। नौजवान सभा किसने स्थापित की थी दोस्तों। यहां पर क्या हो जाएगा 55 में। तो ऑप्शन जाएगा यहां पर सी नंबर है, सरदार भगत सिंह। इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। सरदार भगत सिंह ने इन्होंने कब किया था, तो आप याद रखिए 1926 में इसकी स्थापना किया था। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा गया है। चलिए भारत में स्थानीय सुशासन का जनक जो कहा गया है वो किसे कहा गया है 56 नंबर में। चलिए 56 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, यहां पर लॉर्ड रिपन, बहुत बार आपने पढ़ा होगा लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर से राइट हो जाएगा। और यहां पर आगे बढ़िएगा। कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यमार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था। चलिए यहां पर देखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा अर्थात जो नरम दल थे और गरम दल थे, है ना। आप लोग अपनी भाषा में समझते हैं नरम दल और गरम दल, लेकिन यहाँ की लैंग्वेज में अगर आप यहाँ पर समझें तो आप वही शब्द आपका है। तो आप कहेंगे 1907 में दोनों की एक दूसरे की सूरत देखी न गई, है ना। क्या दोनों एक दूसरे की सूरत देखी न गई और आपस में कर लिया क्या, अलगाव कर लिया। कब, सात से हमने बता दिया सूरत, क्या बना दिया, सात से सूरत। तो सूरत अधिवेशन में जो 1907 में हुआ था, इसी में नरम दल और गरम दल क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन 1916 में क्या, 1916 में फिर से यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम में आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए 58 नंबर में आपका जवाब इनमें से क्या हो सकता है 58 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर देखो आपके पास इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहे चंपारण, फिर बंगाल विभाजन, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही करें। सबसे पहले अगर बात करें बंगाल विभाजन हुआ था कब, 1905 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1905 में हुआ था। अगर हम बात करें चंपारण कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। जलियांवाला बाग की बात करें तो 1919 हो जाता है, क्या 1919। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं सर जी यहाँ पर जो आंसर है वो 2-1-3 आपका आंसर हो जाएगा। 2-1-3 यहाँ पर आंसर जो दिया है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बताइएगा। कह रहे महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है।
तो याद रखिएगा सबसे शक्तिशाली बल जो आपका है कौन सा है, तो आपका यहाँ पर दिया है वीर की अहिंसा, दुर्बल की अहिंसा, डरपोक की अहिंसा या आपका पद दलित की अहिंसा। तो देखिए इन्होंने फोकस किया है यहाँ पर 59 में, ए नंबर है वीर की अहिंसा। जो वीर पुरुष होते हैं और अहिंसा के साथ यहाँ पर कह सकते हैं तो इन लोगों को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। चलिए कौन सा सही नहीं है, तो पहला पॉइंट है कि गांधी जी संसाधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। चलिए पहला पॉइंट आपका यहाँ पर कह सकते हैं सही है, क्योंकि यहाँ पर कोड तो नहीं दिया, नहीं कोड दिया है। अगला है गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया था। अगला है यहाँ पर देखो गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह से अलग करने की वकालत किया था। तो भैया ऐसा तो पॉइंट आपका नहीं है, ऐसी चीज पर इन्होंने फोकस नहीं किया है, अर्थात ऑप्शन सी आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि गलत आपसे पूछा गया था। ठीक है आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संसद के निम्नलिखित सदन में विरोधी दल के नेता कौन थे। चलिए भारतीय संसद में निम्न सदन में विरोधी दल के जो नेता थे वो आपके कौन थे, के अनुसार तो आप ये लगाएंगे ना, ऑप्शन के अनुसार ये लगा दीजिए। ठीक है क्योंकि कांग्रेस की सीटें ज़्यादा थी और जिसकी सीटें ज़्यादा होती हैं वही विरोधी दल का नेता होता है, और विरोधी दल का नेता कौन होगा, राहुल गांधी हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर राहुल गांधी कर लीजिएगा। कि क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कह रहा है कि 97वें संविधान संशोधन बिल मंत्रिपरिषद को प्रस्तावित या प्रतिशत समिति करने के लिए जारी किया गया था। 62 नंबर की अगर हम बात करें तो 97वां संविधान संशोधन बिल मंत्रिपरिषद को 15%, कितना भाई 15%, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि 15% होना चाहिए। जो आपकी मंत्री लोग होते हैं वो 15% होना अनिवार्य है। ये 97 नंबर का संशोधन आपका बिल लाया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए उम्मीदवार द्वारा क्या योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पर देखो इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप भी बताइए कि अगर आपको उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनना है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो आपके अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या क्या शर्तें होना चाहिए। तो हमने बताया था 10 वर्ष तक क्या हो वो आपका न्यायालय में कह सकते हैं क्या होना चाहिए, वकील होना चाहिए, है ना, या कह सकते हैं अधिवक्ता के रूप में कार्य करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष तो होगा नहीं, 5 वर्ष होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं 10 वर्ष तो होगा ही होगा। देखिए 10 वर्ष मिल गया कि ना मिल गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील शर्तों में नहीं था। पंचशील का नारा देखिए, पंचशील का जो नारा है इनमें से क्या शामिल नहीं था। तो देखो आपसे दिया गया है एक दूसरे पर आक्रमण करना, क्या ऐसा होता है क्या, कोई ऐसा पंचशील में समझौता ऐसा तो होगा नहीं, एक दूसरे पर आक्रमण कर दीजिए। पहला तो आपका गलती हो गया, साफ साफ यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर। वहीं पर जो आपका शांतिपूर्ण अस्तित्व है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, एक दूसरे की शुद्धता और अखंडता का सम्मान करना है ना, ये गलत हो गया। आगे बताइएगा, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है, 65 नंबर में संभावित क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो देखो भैया यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार ये तो आपका आता है, अवसर की समानता भी यहाँ पर आता है ना, यहाँ पर आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो आपका है ही है ना। और बताइए क्या होता है। चलिए तो देखो यहाँ पर आपका जो 65 की अगर बात करें तो जो हड़ताल करने का अधिकार है ये आपको हमने नहीं पढ़ाया है, ना किसी ने पढ़ाया होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बताइएगा कि असम की जाति बसंत ऋतु में वैभव की देवी बैखो को प्रसन्न करने के लिए बैखो त्योहार मनाती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं असम की एक जाति है, ये जाति है आपकी कौन सी, राभा जाति है। कौन सी, बैखो त्योहार असम की राभा जनजाति द्वारा मनाया जाता है और इस त्योहार को खोकी पूजा कहा जाता है। खोकसी पूजा कहा जाता है, क्या, खोकसी पूजा कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका भरा जाएगा सी नंबर। यहाँ पर देखो दिया गया है हाथी किस उद्यान में प्रसिद्ध हैं। हाथी किस उद्यान में प्रसिद्ध हैं, 67 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। चलिए बिना खाए पे डकारे आ रही हैं, है ना, खाना भी नहीं खाया और डकारे तो ऐसे आ रहे हैं जैसे कि हम खाना खा रहे हैं वो पढ़ाने की जगह। चलिए हाथी किस उद्यान में प्रसिद्ध है, 67 में। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 67 में। यहाँ पर देखो दिया गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी है क्या भाई, कोई देखा है क्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, क्या है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कर्नाटक है। तो यहाँ पर आपके हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे इंद्रावती, प्राणहिता, साबरी किसकी सहायक नदियां हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि इंद्रावती, प्राणहिता, साबरी ये किसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर 68 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गोदावरी की हैं। किसकी हैं, गोदावरी जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है।
कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो देखो कॉफी जो आपका है एक उष्ण और आर्द्र जलवायु वाली अच्छी फसल मानी जाती है। लगभग देखा जाए तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होना आवश्यक होता है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यह एक उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार आपका पौधा है। तो कैसा है, ये उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार पौधा यहाँ पर कहेंगे। तो आपका जो जवाब बनेगा ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार वन कहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ टकसाल नहीं है। कहाँ पर टकसाल नहीं है, अर्थात सिक्का बनाने का यहाँ पर कह सकते हैं कि कारखाना कह सकते हैं कि टकसाल नहीं है। तो देखो भाई यहाँ पर दिया गया है आपका, कह रहा है कोलकाता, फिर नासिक भी दिया गया है, फिर आपका हैदराबाद दिया है, फिर आपका मुंबई दिया गया है। आप ही बताइए क्या ऑप्शन इनका हो सकता है। यहाँ पर 70 नंबर का जो ऑप्शन है आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए देखो भाई जवाब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, कह रहे हैं हैदराबाद। अच्छा भैया देखो भैया आपको बता दें, मुंबई में जो कि महाराष्ट्र में तो आपका है ही है ना, मुंबई में तो आपका है ही है। फिर इसके बाद हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश है, हैदराबाद जो आपका आंध्र प्रदेश है वहाँ पर आपका है। नोएडा में भी आपका है, याद रखिए नोएडा में भी आपका है। और इसके बाद क्या है यहाँ पर देखिए आपका अगला है जो आपका कोलकाता, कोलकाता में भी आपका है, पश्चिम बंगाल में है। लेकिन जो आपका नासिक है, तो भाई नासिक में जो आपका प्रेस है अर्थात नोटें वगैरह छपती हैं, है ना, यहाँ पर जो नोट वगैरह होती हैं वो छपती हैं। तो इसका ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा, नासिक में कोई टकसाल नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बिना बीमा योग्य व अनिश्चितता जोखिम होती है। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है बिना बीमा योग्य व अनिश्चितता जोखिम है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। तो देखो यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, प्रचलन अर्थात फैशन में परिवर्तन। बिना बीमा योग्य अनिश्चितता जोखिम होती है, फैशन में परिवर्तन, फैशन में परिवर्तन इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अर्थात इसका बीमा नहीं हो सकता है, जो फैशन होता है इसका बीमा नहीं हो सकता है। दुनिया में हर चीज का बीमा हो जाएगा, लेकिन फैशन का अगर बीमा होने लगे तो लड़कियां और लड़के, जो लड़के होते हैं फटी जीन्स पहनने लगते हैं, लड़कियां पूरे चेहरे में सबको लगा लेती हैं, तो इनमें फिर टैक्स लगने लगेगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो फैशन में भाई कोई परिवर्तन अर्थात कोई टैक्स आपका नहीं होगा। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई थी। चलिए यहाँ पर कह रहा है विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई थी। तो 72 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर बताइए आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या बनेगा। विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई थी। चलिए बी नंबर, या आपका देखिए 29 के समय लगभग आई थी, 29-30 में, है ना, 29 के लमसम आई थी। तो स्टार्टिंग पॉइंट लगाएंगे 1929, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत जो मानी जाती है वो आपकी 29 ही मानी जाती है। वैसे जगह देखा जाए तो विभिन्न देशों में अलग अलग लगा था, लेकिन अवमूलन की शुरुआत देखा जाए तो आपकी 1929 ही मानी जाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्पादन के कारक कितने होते हैं। उत्पादन के जो कारक होते हैं दोस्तों आपको बता दें 4 कारक होते हैं। क्या होते हैं 4 कारक में, तो सबसे पहले आपको होना चाहिए भूमि। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास भूमि होना चाहिए। भूमि के बाद मजदूर होना चाहिए अर्थात श्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, श्रम होना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए भाई, आपके पास पूंजी होना चाहिए। फिर आपका उद्यम वृत्ति, अर्थात ये 4 चीजें होना आवश्यक होता है। और वर्तमान में अगर पूछ ले, आपसे ये पूछ ले कि वर्तमान में पांचवां कारक उत्पादन के रूप में कौन माना गया है, तो पांचवां कारक के रूप में संगठन को माना जाता है। कहते हैं भैया अगर संगठन अगर है तो कहीं ना कहीं वो आपका काम चालू हो जाएगा अर्थात बन जाएगा। तो पांचवां कारक माना जाता है, संगठन को माना जाता है। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। अगला दिया है सकल राष्ट्रीय उत्पादों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का जो मूल्यांकन होता है ये कैसे करते हैं, तो देखो भैया इसमें क्या जाता है, जो आपकी एनएनपी होती है ना, बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, अर्थात जीएनपी में मूल्य ह्रास घटा देंगे तो आपकी एनएनपी यही आपकी सकल राष्ट्रीय इसमें से आपकी आ जाएगी। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। अपनी भाषा में कहें तो सकल राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन निवल राष्ट्रीय उत्पाद को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटाकर किया जाता है, ऐसे कह सकते थे। अगला बताइएगा, कह रहे हैं स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है। स्वर्ण बुलियन मान का जो संबंध होता है किससे होता है, तो देखो भैया यहां पर अगर बात करें तो कह रहे हैं स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना होना। स्वर्ण के आयात और निर्यात में कोई पाबंदी ना होना, ये स्वर्ण बुलियन मान कहलाता है। दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर बनेगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग होता है। चलिए
कह रहा है सड़कों पर रोशनी के लिए पीले लैंपों का प्रयोग होता है, तो भैया बताइए उन लैंपों में कौन सी गैस प्रयोग की जाएगी। तो यहाँ पर जो आपकी गैस याद रखिए 76 नंबर में ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, यहाँ पर नियान गैस होती है। क्या नियान गैस होती है, जिसमें गैस आपकी होती है नियान गैस होती है। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर देखो एक पॉइंट ये भी होता है, एक पॉइंट ये भी होता है कि सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः उच्च तीव्रता के लिए सोडियम लैंपों का प्रयोग किया जाता है ना। सोडियम लैंप उनको बोलते हैं सोडियम लैंप, क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं सोडियम लैंप बोलते हैं, सोडियम लैंप बोलते हैं, सोडियम लैंप बोलते हैं। लेकिन प्रयोग क्या किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है नियान गैस। क्या बोल रहे, प्रयोग की जाती है नियान गैस प्रयोग की जाती है, क्योंकि इसमें गैस पूछा है, गैस पूछा है। अगर ये पूछ लेता कि सड़कों पर रोशनी के लिए कौन से लैंप होते हैं, तो आपके सोडियम लैंप होते हैं। लेकिन अगर पूछे कि इन लैंपों में कौन सी गैस होती है, तो आप कहेंगे नियान गैस होती है। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। चलिए जवाब दीजिए, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है, देखिए जो आपकी चांदी होती है, जो चांदी होती है उष्मा की बहुत ज़्यादा चालक होती है। अगर आपके घर पे जो आपका लट्ठा लगे होते हैं ना बिजली वाले, अगर बिजली में अगर ये लगा दिया जाए बहुत जल्दी चालक हो जाएगा। लेकिन मजबूरी ये है कि रातों रात लट्ठा के तार गायब हो जाएंगे, है ना, हो सके लट्ठा भी गायब हो जाएगा। तो इस कारण से ऑप्शन आपका डी नंबर है, चांदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा आपसे 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। चलिए 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो याद रखिए ऑप्शन बनेगा 10 के घाते -6, यहाँ पर m अर्थात मीटर। 10 के घाते 6 जो होता है मीटर, ये माइक्रोन होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे 10 के घाते -9 क्या होता है, तो 10 के घाते -9 भी आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, ये होता है नैनोमीटर। क्या होता है, नैनोमीटर होता है। अगर हम आपसे बोले कि 10 के घाते -12 क्या होता है, तो 12 होता है पिकोमीटर। क्या होता है भाई, ये होता है पिकोमीटर होता है। अगर हम आपसे पूछे 10 के घाते 15 भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो ये क्या होता है, तो ये होता है फेक्टोमीटर। क्या होता है भाई, ये होता है फेक्टोमीटर, फेक्टोमीटर होता है, याद रखिएगा। चारों आपको मिल गए, आगे बताइएगा। निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, तो ये बताइए इनमें से आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका 79 का ऑप्शन क्या है, डी हो जाएगा। यहाँ पर जो जल होता है इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जल को अगर आप गर्म करोगे तो देर में गर्म होगा। क्या, जल जो होता है वो क्या होता है, देर में गर्म होता है, लेकिन ठंडा भी देर में होता है। लेकिन और अदर चीजें होती हैं, गर्म चाहे इतनी देर में हो लेकिन ठंडा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, है ना। आगे बताइए, क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं, यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए 80 की अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर 4 वाल्व होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर हम वाल्व की बात करें तो एक वाल्व यहाँ पर बनाइए, एक यहाँ बनाइए, एक यहाँ पर बनाइए, एक यहाँ पर हो जाएगा, है ना। क्लियर है, तो 4 वाल्व हो गए। अर्थात आगे बताइए, भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी। भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस पूछा गया है। पढ़ने में अगर आनंद ना आए तो फिर पढ़ने का मतलब ही क्या होता है कि नहीं। चलिए 81 की अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन होता है सी नंबर, यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट। ये क्वेश्चन आपका बहुत पुराना है लेकिन अभी भी पीछे पड़ा हुआ है आप लोगों के, है ना। तो देखो यहाँ पर आपका होता है शॉर्टकट में से बोलते हैं MIC। क्या बोलते हैं, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट बोला जाता है। यहाँ पर आगे बताइएगा, कह रहा है किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्धि पाई थी। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्धि पाई थी 82 नंबर में, तो 82 को ऑप्शन हो जाएगा शहनाई में। किसमें, शहनाई, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक हम आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे उनको भारत रत्न जो मिला था ये कब मिला था। ये हम आपको डेली क्यों बताते हैं, ये हर एक क्लास में हर एक प्रैक्टिस सेट में जब क्वेश्चन मिलता है तो हम क्यों बताते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही जाना है। और जब क्वेश्चन पूछा जाना है तो इसीलिए हम डेली इस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए 2001 में कब मिला था, 2001 में मिला था। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था। चलिए भारत रत्न का जो अवार्ड मिला राष्ट्रपति बनने से पहले, इनका नाम क्या है, तो नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। और इनको मिला था 1954 में, याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। क्लियर है, ये कब बने थे राष्ट्रपति, 62 में बने थे, है ना, 62 में बने थे। अच्छा आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा एक पॉइंट और से पूछा गया है, एक पॉइंट और आपसे है कि जो आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, APJ अब्दुल कलाम को जो मिला था भारत रत्न वो कब मिला था।
चलिए बताइए कि एपीजे अब्दुल कलाम को जो भारत रत्न मिला वो कब मिला था, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, है ना, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे मिलेगा। तो बताइएगा कि जो आपके एपीजे अब्दुल कलाम हैं इनको जो मिला था वो कब मिला था। ये मिला था भैया 97 में। कब मिला था? 97 में मिला था ना, 1997 में, 1997 मिला था। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। ये क्वेश्चन अभी बीएड एग्जाम में पूछा गया था 2022 में। 2022 में जो बीएड एग्जाम हुआ था वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि एपीजे अब्दुल कलाम को जो भारत रत्न मिला था वो कब मिला था, है ना। चलिए अंबेडकर को मिला था 90 में। वेरी गुड। बताइए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री पूछा है तो आपका जवाब हो जाएगा नंबर कल्पना चावला। क्या हो जाएगा? कल्पना चावला हो जाएगा। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कल्पना चावला जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके 1962 में ये हुआ था, हरियाणा के करनाल में हुआ था, है ना। और ये प्रथम अमेरिकी भारतीय महिला भी थी जिन्होंने 1997 में कोलंबिया स्पेस शटल से प्रथम उड़ान भरी थी, याद रखिएगा, है ना। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर जो दिया गया संतोष यादव कौन है? कुमारी संतोष यादव कौन है? तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला बनी थी, याद रखिएगा, है ना। बुला चौधरी कौन है? बुला चौधरी ये भारत की पूर्व महिला राष्ट्रीय तैराकी चैंपियंस हैं, याद रखिए, भारत की पूर्व महिला राष्ट्रीय तैराकी चैंपियन है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री पूछा है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताना है। चलिए 85 नंबर में, 85 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, वल्लभ भाई पटेल। कौन है भाई? वल्लभ भाई पटेल जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता है? अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर लॉक करना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? वीडियो को भी लाइक शेयर करिए भाई, जितने लोग जुड़े हैं, जितनी संख्या में जुड़े हैं, तो वीडियो की जो लाइक की संख्या है उसको भी बराबर कर दिए दोस्तों। ये आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, दूसरे के लिए मेहनत नहीं की जा रही है। सफलता अगर आपको मिलती है तो कहीं ना कहीं हमारा सहयोग आपके लिए जरूर होगा, तो लाइक शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता है 86 में? तो आप कहेंगे सर जी ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, है ना, 2 अक्टूबर को मनाते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। कब? ये 8 को मनाते हैं, ये 2 को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? तो ये आपका 24 अक्टूबर को मनाते हैं। अब आप ही बताइए पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा भाई? डी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है? आगे बताइएगा, यहाँ पर दिया गया है ये भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? बहुत ही दमदार क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है भाई, एक बार लाइक करिएगा भाई, एक बार लाइक करेंगे तो समझो बिल्कुल सही है, 2 बार लाइक करने से कोई मतलब नहीं होगा, है ना। तो वो तो हो जाएगा कि आपने रोटी दिया और ले लिया। देखिए भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आपकी कौन सी है? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 87 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा? कह रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, बिल्कुल सही है आपकी आशा पूर्णा देवी। इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, आशा पूर्णा देवी। इसका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर ये पुरस्कार इनको 1976 में यहाँ पर दिया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है दोस्तों? यहाँ पर जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखो भैया, आपको चिकित्सा में दिया जाता है, आपके रसायन में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है ना, लेकिन आपका जो दिया जाता है आपके गणित में नहीं दिया जाता है। गणित में एबल पुरस्कार होता है। क्या? एबल पुरस्कार होता है जो गणित में एबल होता है। आगे बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 89 नंबर में। तो 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन डी कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? IORA का सदस्य नहीं है। कौन? हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है। तो 90 का ऑप्शन नोट करिएगा। यहाँ पर ये चीन नहीं है, याद रखिए, चीन जो ऑप्शन डी नंबर है ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसमें आपके 14 संस्थापक देश थे। कितने? 14 संस्थापक देश थे, लेकिन आप इसमें से आपके 21 देश आपके इसमें हो चुके हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है भारत भी इसका सदस्य, याद रखिए भारत भी इसका सदस्य है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है कि 20वें पशु सर्वे के अनुसार हरियाणा नस्ल की गाय किस राज्य में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई गई हैं? चलिए
20वें पशुधन सर्वे के अनुसार हरियाणा नस्ल की गाय किस राज्य में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई गई हैं? तो ये पाई गई आपके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाले क्या करते हैं, हरियाणा जाते हैं और भैंस खरीद के ले आते हैं, हरियाणा जाते हैं वहां की गाय खरीद के ले आते हैं, है ना। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। यही कारण तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन हो रहा है। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है क्या आपसे, आइडियाथॉन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आइडियाथॉन भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है 92 नंबर में? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। क्या, जल शक्ति मंत्रालय इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। मतलब ये जो जल शक्ति मंत्रालय है इसके तहत काम करने वाली स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन में लॉन्च किया गया है ना। तो ये राष्ट्रीय मिशन से संबंधित है, स्वच्छता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने मदरसों में सुबह राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया है? किस राज्य सरकार ने मदरसों में सुबह राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया है? तो यहां पर आंसर क्या होगा 93 में? देखिए भैया ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश इसका जो आंसर है वो आपका राइट आंसर है हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हालिया रिपोर्ट के अनुसार बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही में भारत का कौन सा स्थान है? हालिया रिपोर्ट के अनुसार बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? तो इसमें से जो ऑप्शन है उसी हो जाएगा 53। इनमें से 117 देशों में से 53वां स्थान पर इसे रखा गया है। पहला स्थान में आपका न्यूजीलैंड है, पहला स्थान न्यूजीलैंड हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है किस बीमा कंपनी ने देश में पहली बार पालतू कुत्तों के लिए बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? चलिए भाई देख सकते हैं हर एक चीज में यहाँ पर बीमा आपका शुरू हो गया है। तो बताइएगा किस बीमा कंपनी ने देश में पहली बार पालतू कुत्तों के लिए बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है 95 में? 95 का ऑप्शन बनेगा डी, आपकी बजाज एलायंस ऑप्शन बनेगा डी नंबर इसका हो जाएगा। बजाज एलायंस ने पालतू कुत्तों के लिए यहाँ पर डॉग बीमा पॉलिसी यहाँ पर पेश किया है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इसकी जो प्रीमियम राशि है वो 315 याद रखिएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने वैगई नदी सभ्यता का पता लगाया है? वैगई नदी सभ्यता का पता लगाया है, तो आप ही बताइए वैगई नदी लगभग कहाँ पड़ती है? तो आपके तमिलनाडु के मदुरै नगर से निकली है। ये तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर तमिलनाडु, आंसर राइट हो जाएगा। ये तो तुक्का लगा सकते हैं, है ना। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए मेजर जनरल कासिम सुलेमानी किस देश के शीर्ष कमांडर थे? चलिए, जब चाइना कुत्ता दिवस, डॉगी दिवस, है ना, सुअर दिवस मना सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं? तो पाकिस्तान में नहीं मनाएंगे तो कम से कम उनके लिए सुरक्षा तो बना ही सकते हैं। अपने देश में जानवरों के लिए क्या किया गया? अपने देश में जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक खोले गए, अपने देश में बीमा पॉलिसी लाई गई, अपने देश में एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई जानवरों के लिए। और क्या चाहिए यार, अपने देश में सबसे महान है। 97 का ऑप्शन क्या बनेगा? सी हो जाएगा आपका ईरान हो जाएगा। क्या दोस्तों, ईरान इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में अभ्युदय योजना के तहत फ्री कोचिंग दी जा रही है? अभ्युदय योजना के तहत फ्री कोचिंग दी जा रही है 98 में, ऑप्शन यहाँ पर डी उत्तर प्रदेश में दी जा रही है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा हेतु किस ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है? तो देखो भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो निंजा ड्रोन, यहाँ पर जो निंजा ड्रोन है ना, ऑप्शन ए नंबर है कि निंजा ड्रोन की तैनाती की है। मंत्रालय के कहना है कि ड्रोन रेलवे की परिसंपत्तियों की निगरानी करेगा, यार्डों में, वर्कशॉप में, काशेड में सुरक्षा में मदद करेगा। अर्थात जो रेलवे की जो जमीन है और रेलवे की जो आपकी संपत्ति है, कहीं पर पटरी है, कहीं पर लोहा है, कोई लोग चुरा लेता जाता है ना, तो उनकी सुरक्षा करने के लिए निंजा ड्रोन का आविष्कार किया, अर्थात ये आपका चालू है। किस राज्य सरकार ने राज्य के गांवों में मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा किया है? किस राज्य सरकार ने राज्य के गांवों में मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा किया है 100 में? तो ये भैया आपका उत्तर प्रदेश है, जो कि आपके राज्य के गांवों में मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। ऑप्शन यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा और आपका जवाब क्या हो गया? ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर? सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।